रुपए की गिरावट पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपए में कमज़ोरी हावी हो रही है। और ये कमज़ोरी के पीछे की वजह क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं विश्व मोहन से, और उसके बाद फॉरेक्स एक्सपर्ट को भी जोड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिनेरियो कैसा बन रहा है। विश्व मोहन, लगातार हर दिन हम देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होता हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार 8वां सत्र है जो डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। आज तो करीब आधे % की गिरावट एक दिन में 85-74 के आसपास रुपया पहुंच चुका है। इस साल अगर अब तक देखें तो 3% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है डॉलर के मुकाबले रुपए में। महीने भर में 1.5% तक की गिरावट रुपए में आ चुकी है। और हम सिर्फ इंडिया की करेंसी नहीं, बाकी इमर्जिंग मार्केट की करेंसी भी काफ़ी कमज़ोर हो रही है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि जो प्रोटेक्शन वाली रणनीति, जो पॉलिसी ट्रंप की है, उस वजह से डॉलर मजबूत हो रहा है। महीने भर में 2% तक की मजबूती डॉलर में आ चुका है। 2 साल की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स है। और इंडिया पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑयल कंपनियों से, इंपोर्टर्स की तरफ से जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस रहते हैं साल अंत तक के लिए, वो डिमांड डॉलर की बढ़ी है, उससे भी रुपए पर दबाव बना है। हालांकि आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है संभालने की, लेकिन नॉन डिलीवरेबल जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर डॉलर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उससे भी रुपए पर दबाव बन रहा है। और वो कमज़ोरी ये लगातार एक्सटेंड होती जा रही है। और हम देख भी रहे हैं ये कमज़ोरी पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। 84 से 85-50 आने में बहुत ही 2 महीने के आसपास का ही वक्त लगा है, जिस तेज़ी से रुपया कमज़ोर हुआ है। लेकिन इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है? शिनहम बैंक से हमारे साथ कुणाल सोधानी जी है। कुणाल जी, क्या लग रहा है आरबीआई जिस तरह से इंटरवीन कर रहा है उसके बाद भी थम नहीं रहा है? पीएसयू बैंकों के जरिए भी आरबीआई कोशिश कर रहा है रुपए को सपोर्ट देने की, डॉलर की बिकवाली पीएसयू बैंकों की तरफ से भी हो रही है। लेकिन क्या लग रहा है ये कब तक टूटेगा और आरबीआई को और क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले अगर हम बात करें रुपए की, तो रुपए की वीकनेस, अगर जैसे हम नवंबर से लेके अब तक की बात करें तो रुपए की वीकनेस कहीं ना कहीं अराउंड 1.5% के आसपास हुई है जब से ट्रम्प इलेक्ट हुए हैं, मतलब इलेक्शन रिजल्ट जब से आया है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एशियन करेंसीज की बात करें सिंस नवंबर टिल डेट, तो कहीं ना कहीं वो 2.5 से 3.5% डिप्रिशिएट हुए हैं। अगर हम साउथ कोरियन वॉन की बात करें, चाइनीज युआन की बात करें, इंडोनेशियन रुपया की बात करें, तो कहीं ना कहीं 2.5 से 3% या उससे भी ज्यादा डिप्रिशिएट हुए। तो देखा जाए आइडियली तो हम उतने डिप्रिशिएट नहीं हुए, हम काफी टाइम तक रेंज बाउंड रहे और उसके बाद अब थोड़ा सा डिप्रिसिएशन देखा जा रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं इंटरवेंशन की, तो अगर हम एफएक्स रिजर्व्स की बात करें तो $704 बिलियन से ऑलरेडी $652 बिलियन तक हो चुका है, विच मीन्स अराउंड $50 बिलियन तक या तो एफसीए जो फॉरेन करेंसी एसेट रीवैल्यू हुए हैं, एट द सेम टाइम इंटरवेंशन भी देखा गया है। बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब जब एक नया हाई बना है डॉलर रुपी में या रुपी में वीकनेस आई है, वो एशियन करेंसीज की वीकनिंग की वजह से आती है, जहां पे आरबीआई इंटरवेंशन शैलो हो जाता है। वो उतना तेजी से इंटरवीन नहीं करना चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर एशियन करेंसीज वीकन हो रही है तो वो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे इम्पैक्ट करता है। अगर हम अपने करेंसी को वीकन ना होने दें या एक ही रेंज में रखे या स्ट्रेंथन होने दें, तो ये काउंटर बैलेंस करता है हमें ही एज अ कंट्री। सो कहीं ना कहीं ये वीकनेस होनी जायज थी, एक्सपेक्टेड था। शायद मुझे लगता है थोड़ी सी डिले हुई उल्टा वीकनेस होने में, वरना कहीं ना कहीं हम 85-60 से 85-80 का बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट यस, इंटरवेंशन की बात करें तो मुझे अभी भी लगता है कि इंटरवेंशन शैलो ही रहेगा। अगर एशियन करेंसीज और वीकेंड होती है यहाँ से, सो डॉलर भी कहीं ना कहीं 86 की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद लोग मिस कर रहे हैं, कि जैसे आपने शुरुआत में सही कहा कि एनडीएफ जो नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स मार्केट है, वहां पे काफी डिमांड है। वो डिमांड आज या कल की बात नहीं है, ये डिमांड ऑलमोस्ट 1 महीने से है, जहां पे वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। और इनिशियली जब शुरुआत हुई थी तो आरबीआई इंटरवीन करने के लिए बाय सेल स्वैप कर रहे थे, बेसिकली फ्यूचर सेल कर रहे थे या फॉरवर्ड सेल कर रहे थे, ताकि वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रख सकें। वो खत्म होने के बाद हुआ ये कि बिकॉज एनडीएफ और प्रीमियम पे ही ट्रेड हो रहा था, सो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई ऑनशोर और एनडीएफ मार्केट में। एनडीएफ मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है और हम डिस्काउंट पे। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ बाय कर रहे हैं, इसीलिए फॉरवर्ड प्रीमियम भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट पे भी प्रेशर दिख रहा है, और ऑफशोर सेल कर रहे हैं वो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने के लिए। सो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी अक्रॉस द कर्व 1 महीने से 1 साल में हर एक टेनर में कहीं ना कहीं देखी जा रही है, जिसकी वजह से और शायद शार्प वीकनिंग एक तरफा दिखाई दे रही है डॉलर रुपी में। डॉलर रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, रुपी में वीकनेस हमें एक तरफा दिखाई दे रही है। सो गोइंग अहेड, अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की भी बात करें, हमने कहीं ना कहीं डिस्काउंट कर ही लिया था कि ट्रेड डेफिसिट नंबर्स
ऑल टाइम हाई पे हैं, जीडीपी नंबर्स थोड़े शॉकिंग रहे हैं। ओवरऑल अगर हम जी फ्लोज की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के फ्लोज नेगेटिव रहे हैं। दिसंबर फ्लैटिश बोल सकते हैं, 2-3 ट्रेडिंग सेशंस और बाकी हैं, जी बट 18,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो देखा गया है, कोई मैसिव नहीं है। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स भी सपोर्टिव तो नहीं रहे हैं। ऑन द जी कॉन्ट्री चाइनीज युआन एक ऐसे लेवल पे खड़ा है $7.30 CNH, बिल्कुल जो उनका उनका जो नियर हाई 7.36। और अगर ये जो टैरिफ्स की हम बात कर रहे हैं या इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं या टैक्सेशन कट की बात कर रहे हैं, जी यूएस कुणाल जो ये चाहता है आगे जाके शायद हो, तो कहीं ना कहीं ये चाइनीज युआन भी और फर्दर डिवैल्यू होगा और रिटेलिएशन मेजर्स चाइना बिल्कुल भी लेगी यूएस एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ लगाने के लिए। बिल्कुल तो ये बिल्कुल कुणाल, चाइनीज आपकी बात वाजिब है। और इस वक्त फैक्टर्स जो है वो आप बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं। विश्व मोहन ने भी ताज़ा फैक्टर्स किया और लिटरली जब से कमज़ोरी हावी होना शुरू हुई उस वक्त से हमसे बातचीत की है, रिसर्च भी कर बताया। लेकिन ये जो कमज़ोरी है इकोनॉमी पर काफ़ी हद तक असर डाल सकती है। आपको क्या लगता है करेंसी रुपये में जो वीकनेस है उसका असर भारत के इम्पोर्ट बिल पर कैसा होगा? पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल के सेंटिमेंट्स किस तरह के देखने को मिलेंगे, और क्या इन्फ्लेशन की तर्ज पर भी कोई कंसर्न्स नजर आ रहे हैं? इस पर आप क्विक अपना आउटलुक बताएं। तो सबसे पहली बात, इन्फ्लेशनरी प्रेशर मुझे इतना नहीं लग रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज फूड इन्फ्लेशन थोड़ा सा मुझे जैन से मार्च क्वार्टर में कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है जो सीपीआई नंबर या इन्फ्लेशन नंबर होगा वो सब 5 लगता है मुझे कमिंग क्वार्टर में। सो मुझे वहां कंसर्न नहीं है, बट यस, जैसे जैसे डॉलर रुपी लेवल्स ऊपर जाते हैं तो ये अपने ट्रेड डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट पर डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज 70% ऑफ आवर बिल इज ऑयल। और कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस एटलीस्ट स्टेबल हैं, वो एक हम लकी हैं इस मूवमेंट पे कि कहीं ना कहीं 71 से $75 पर बैरल ब्रेंट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगर ब्रेंट भी रैली करना शुरू हो गया जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से, तो ये डुअल इम्पैक्ट और डुअल मार पड़ेगी रुपी पे। और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री एज इंडिया के लिए जी अच्छा नहीं है। बिल्कुल सो एज आई सेड कि जो डेफिसिट है उसको फंड करने के लिए हमें हायर डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो एक हायर रेट पे लेना अच्छी बात नहीं होगी इंडिया के लिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो इंट्राडे बेसिस पर बड़ी कमजोरी नजर आ रही है। कुणाल शुक्रिया, विश्व मोहन आपका भी शुक्रिया। रुपी करेंसी पर ये इंपॉर्टेंट सारी की सारी डिटेल्स और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर की अपसाइकिल तो जारी है, लेकिन आज मानो रियल एस्टेट सेक्टर ने एक ब्रीदर लिया है, बैक सीट पर बैठे हैं। फंडामेंटली रियल एस्टेट, आईटी और साथ ही फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक जैसे स्पेसेस ये डिफेंसिव्स का काम कर लेते हैं। आपकी राय इन सेक्टर्स में से कोई पर्टिकुलर स्पेस अगर आप चुनना चाहें? तो सही मायने में तो देखो तीनों सेक्टर ही आज के दिन क्या बोलते हैं डिफेंसिव की गिनती में नहीं आते और काफी वॉलेटाइल रहते हैं तीनों सेक्टर। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं तो काफी टाइम से बुलिश रहा हूँ और आपसे कई बार बात हुई है कि आईटी, देखिए एक तो रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो इसके कारण आईटी का बेनिफिट, आईटी को उसका बेनिफिट मिलने वाला है। फार्मा काफी एक्सपोर्ट्स करता है और डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत अच्छा है। और नई गवर्नमेंट मुझे लगता है कि सीडीएमओ प्लेयर्स को बेनिफिट करने वाली है, तो फार्मा भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जहां तक रियल एस्टेट का सवाल है, वहां पे रुपी या फिर डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन का कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। स्टील वगैरह अगर इंपोर्ट होता है तो वहां पे भी सरकार सोच रही है कि एंटी डंपिंग लगाए, तो इसके लिए रियल्टी भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये तीनों ही सेक्टर छोटा मोटा ब्रीथर है आज रियल्टी इंडेक्स में, बहुत बड़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों सेक्टर पे आपको अभी भी नजर रखनी चाहिए और तीनों में मेरा एक्सपोजर है ऐसे डिस्क्लोजर, क्योंकि एटलीस्ट फार्मा और आईटी तो सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। रियल्टी काफी बढ़ चुका है, तो ऑन टिप्स अगर मिलता है तो यू शुड एक्चुअली एक्सपेक्ट ब्रीदर आए ताकि आप री एंटर कर पाओ। ओके वैसे विवेक, आपका फंडामेंटल आउटलुक जो है ना, इसे हम और हमारे व्यूअर्स ही नहीं बड़े ही ध्यान से हमारी पूरी की पूरी टीम भी सुनती है। और अभी अभी हाईलाइट कर रही थी मेरी पीसीआर टीम और मेरे डायरेक्टर साहब ने मुझे बताया कि एचबीएल पावर ये एक स्टॉक है। आई थिंक फेस्टिवल ड्यूरिंग दिवाली आपने ये सुझाया था और वो स्टॉक जो आपने लेवल सुझाए थे वहां से जबरदस्त रिटर्न्स दे रहा है। एक क्विक टेक इस पर आपका चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक हद तक कॉन्ट्रा इन्वेस्टर हूँ, और अगर एचबीएल हो या फिर कोई भी अगर पावर सेक्टर हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा रनअप आ गया हो, मैंने तो कई बार प्रॉफिट भी बुक किया है। तो एनटीपीसी भी मैंने आपके शो पे 180 में बोला था, लेकिन 300 के ऊपर, 300 नहीं 400 के ऊपर जब गया था एक बार, तब वहां से एक बार निकल गया था। तो अगर और यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ,
मैं री एंट्री की तो मतलब नया एंट्री की तो सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ कॉस्टली लग रहा है अभी स्टॉक्स वगैरह। तो अगर आप अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बने रहते हो तो वो सबसे सेफेस्ट बेट रहेगा, ताकि आपका पूरा अपसाइड भी कैप्चर हो और डाउन साइड में आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़े। तो पावर लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ऑन डिप्स अच्छा है, इस रेट इन भाव में नहीं। चलिए बिल्कुल, थैंक्स फॉर दैट अपडेट एज वेल। विवेक, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपना फंडामेंटल नजरिया बाजार पर हमारे साथ शेयर करने के लिए।